Okay. So good morning to all of you. Properly audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, कल तक जो भी अपन ने सेशन लिया था रिगार्डिंग ऑडिट, उसमें कोई भी डाउट है किसी को? नहीं है कोई भी डाउट? मैं एक बार विद इन 5 मिनट्स आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ जो भी अपन ने अभी तक लास्ट सेशंस में पढ़ा था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस फटाफट से। ऑडिटर को क्या कलेक्ट करने होते हैं? वो कैसे किसके थ्रू वेरीफाई करता है कि चीजें करेक्टली रिकॉर्डेड है या नहीं है? उन्हें क्या Source of documents, evidences, audit evidences. ऑडिट एविडेंसेस। क्या कीवर्ड है ऑडिट एविडेंसेस के लिए? Sufficient and appropriate. सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ठीक है, सफिशिएंसी का क्या मीनिंग बताया था? मतलब वो सेटिस्फाई हो जाए ना, वो satisfy हो जाए कि हाँ मींस क्वांटिटी से ले सकते हैं हम लोग। जो ऑडिटर है वो सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो भी रिकॉर्डेड है वो ऑडिट एविडेंसेस के अकॉर्डिंगली मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अप्रोप्रिएट का क्या मीनिंग बताया था? रेलिवेंट होने चाहिए। ठीक है, रेलिवेंट होने चाहिए। जो हमारे ऑडिट एविडेंसेस है रिलायबल होने चाहिए। अच्छा, रिलायबिलिटी मैम एक बार सफिशिएंट का फिर से बता दो। हाँ, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑडिटर जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस। लाइक अगर आपके पास में मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट आपको ओरल ऑडिट एविडेंसेस दे रहा है, तो क्या केवल आप सिंगल ओरल ऑडिट एविडेंस से बिलीव कर लेंगे वो जो लिखा है वो सब कुछ सही है? नहीं ना, आप मोर एविडेंसेस वहां पे कलेक्ट करेंगे। तो वहां पे सफिशिएंट का मतलब एक एविडेंस नहीं हो जाएगा, मोर देन वन एविडेंस होंगे। ठीक है, कोई नंबर फिक्स नहीं बोल सकते हम कि एक ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है या 2 या 3। ये अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग जज करता है ऑडिटर? अकॉर्डिंग टू द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। उसके अकॉर्डिंग वो जज करता है कि आपका ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है या नहीं है। ओके, यस मैम। ठीक है। और जो सेकंड वर्ड है अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मीनिंग होता है जो भी ऑडिट एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए? रेलिवेंट होने चाहिए, रेलिवेंट टू द ट्रांजैक्शन। वो डायरेक्टली इस तरीके से लिंक्ड होने चाहिए ट्रांजैक्शन से कि हमें उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस एविडेंस से मिले, उसे कहते हैं रिलेवेंट होना। ठीक है, एंड सेकंड रिलायबल होने चाहिए। तो ना ओरल ज्यादा रिलायबल होते हैं ऑडिट एविडेंसेस या रिटर्न ज्यादा रिलायबल होते हैं? Return. फोटोकॉपी ज्यादा रिलायबल होगी या फिर ओरिजिनल? original. ओरिजिनल ज्यादा Original. रिलायबल होंगे। ठीक है, ऑडिट एविडेंसेस ऑडिटर खुद कलेक्ट करे वो ज्यादा रिलायबल होंगे या फिर खुद Third party. चेक करे वो ज्यादा होंगे। ठीक है, जो खुद कलेक्ट करे वो ज्यादा रिलायबल होंगे। इंटरनल ज्यादा रिलायबल होंगे या एक्सटर्नल ज्यादा रिलायबल होंगे? एक्सटर्नल ज्यादा रिलायबल होंगे। अगर मान लो हमारी कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल दोनों बहुत ही अच्छा है, तो क्या इंटरनल भी रिलायबल होंगे? रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना? तो उनके ऊपर भी ऑडिटर अच्छे से रिलाय कर सकता है। ये सारे पॉइंट्स आते हैं हमारे रिलेटेड टू एप्रोप्रिएटनेस के अंदर। ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी के अंदर ये सारी चीजें आपके लिखी हुई आ जाएगी बाद में नोट्स के अंदर जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑडिट एविडेंसेस, है ना? अच्छा, ऑडिट का एंड रिजल्ट क्या होता है? Audit report. Audit report. ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर क्या इशू करता है? Opinion. ओपिनियन। Opinion कौन से issue लेवल का करता है। एश्योरेंस होता है ओपिनियन में? Reasonable assurance. 60 to 80%. रीजनेबल लेवल का एश्योरेंस रहता है। ऑडिट कौन कर सकता है? Chartered accountant. Chartered and Assistant chartered accountant. अकाउंटिंग होल्डिंग Full time.
चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग फुल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, है ना? Practice. अच्छा, क्या ऑडिटर का लाइबिलिटी है वो अकाउंटिंग चेक करे? Yes, है ma'am. मैम. क्या ऑडिटर की लाइबिलिटी है वो एविडेंसेस गैदर करे? हाँ, yes मैम. क्या ऑडिटर की लाइबिलिटी है वो एरर्स को डिटेक्ट करे, फ्रॉड्स को Yes, डिटेक्ट sir. करे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या ऑडिटर की लाइबिलिटी है कि वो टेक्निकल चीजें जो No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. लॉज रेगुलेशन की कंप्लाइंस चेक करना उसकी Yes, लाइबिलिटी? Yes, ma'am. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना Yes, उसकी ma'am. लाइबिलिटी? Compliance is ma'am. all. Yes, ma'am. क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना उसकी लाइबिलिटी है? नहीं. No, ma'am. ma'am. तो check करना. सिर्फ तो उसको check. एग्जामिन करना, चेक करना उसकी लाइबिलिटी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना करके तो क्लाइंट खुद रखेगा, है ना? ठीक है। क्या इंटरनल कंट्रोल्स को किसी बिजनेस एंटिटी के अंदर अप्लाई करना उसकी लाइबिलिटी है? No मैम. No, ma'am. No, ma'am. अप्लाई का मतलब क्या हो गया कि उसे वहां पे एग्जिस्टेंस में लेकर के आना। जैसे आपके घर पे आई मैंने कहा कि भाई लॉक लगा करके रखा करो, या फिर मैं खुद लॉक लगा करके जा रही हूँ, आपके सीसी कैमरा मैं इंस्टॉल्स करवा करके जा रही हूँ, क्या ये सारी लाइबिलिटी मेरी ऑडिटर की है? No, ma'am. No, ma'am. इसे कहेंगे अपन अप्लाई करना। ठीक है। तो ऑडिटर की क्या लाइबिलिटी है रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स? मैम वो चेक करता है सिर्फ। मैम सजेशंस दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है कि क्या कैसी है. सजेशंस दे सकता है कि आपको और क्या चीज आपके इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, या फिर वो उन्हें चेक करेगा। ठीक है। उसका मेन लाइबिलिटी क्या हो जाता है रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल? एग्जामिन करता है वो कि आपके यहाँ पे कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्टेंस के अंदर है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑडिट कौन कौन सी होती है? स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। Voluntary audit. स्टैट्यूटरी ऑडिट बाउंडेड है या Bounded and mandatory है? अलग अलग 2 crore. इंश्योरेंस कंपनियां. यस, अलग अलग स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग कुछ बाउंडेशंस होती है हमारे ऊपर कि आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है, तो वो हमारी स्टैट्यूटरी ऑडिट हो जाती है। वॉलेंट्री ऑडिट्स क्यों करवाते हैं? only advantages. ऑडिट के एडवांटेजेस लेने के लिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? misstatement, misstatement of fair or Moral Main तो scope हाँ opinion दे. reliability आ जाती है. ओपिनियन नहीं, देखो Opinion. अच्छे से Tax का settlement. हम obtain रीजनेबल एश्योरेंस वाली. वेट, अच्छे से सुनो, मैंने क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, है ना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ठीक है। ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन इशू करना रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, और ऐसे की कंप्लाइंस करना, है ना? ठीक है। और जो रिलायबिलिटी वाला पॉइंट, आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, वो सबका माइक ऑन था तो सुनना ही नहीं। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर पूछा था मैंने अभी आपसे कि ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑडिटर के 2 मेन ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट इज ओपिनियन इशू करना रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, एंड सेकंड है आपका कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना। ठीक है, उनकी कंप्लाइंसेस करना। एंड लास्टली ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है? Ma'am, to increase the degree of confidence of the user confidence. Good. Increase the degree of confidence of users of financial statements. ठीक है, ये सारे हमारे मेन क्वेश्चंस हो गए जो लास्ट हमने पढ़े थे। ठीक है, क्लासेस के अंदर जितनी भी क्लासेस ली हमने। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज से एक न्यू टॉपिक जो कि अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 मार्क्स के अंदर वो क्वेश्चन आता ही आता है।
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इसे नोटबुक में भी लिखेंगे, पर पहले एक बार पढ़ लेते हैं, पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसे नोटबुक में लिखेंगे। अच्छा, आज मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, कुछ न्यू क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ वर्ड्स आएंगे, वो वर्ड्स हमको कीवर्ड्स बोल करके हमें उन्हें एज इट इज लर्न करना है। उनका सिनोनिम्स हम यूज में नहीं ले सकते हैं ऑडिट के अंदर, है ना। उनके सिनोनिम्स बहुत ही इजी हैं, बट आप उन इजी को यूज में नहीं ले सकते हो। मार्क्स हमको तभी मिलेंगे जब हम ऑडिट के लैंग्वेज के अंदर उन वर्ड्स को क्या कहते हैं वो वर्ड्स लिखेंगे, है ना। तो ऑडिटर के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, पहले मुझे बताओ, ऐसे 200 हमने पढ़ा था, किसके रिगार्डिंग था ऐसे 200? मैम ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर मेनली ऑडिटर कि ऑडिटर को ऐसे के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। दो चीजें हमें स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 बताता था, ठीक है। ऐसे 200 के अंदर ही एक और चीज गिवन है, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट, है ना। जिसे हम बोल सकते हैं ऑडिटर को ड्यूरिंग ऑडिट कौन कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है, या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स बताई दिए मैंने आपको। दो टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या? एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटर। एथिकल मतलब उसे क्या चीजें हमेशा ऑडिट करते टाइम पे मेंटेन करके रखनी है, ओके। या फिर आपके क्वेश्चन आ सकता है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। ऑडिट को गवर्न करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल्स, ये रिक्वायरमेंट्स आपको कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? स्टैंडर्ड 200 आपको बताता है। तो ऐसे 200 के अंदर अभी तक 3 चीजें मैंने आपको बता दी। क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर कौन बता रहे हैं? ऐसे 200। कौन सा ऐसे हमें ये कहता है कि ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स फॉलो करके ही ऑडिट करनी है, तो ये भी हमें कहता है ऐसे 200, ओके। एंड थर्ड पॉइंट, बेसिक प्रिंसिपल्स या एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटर कौन सा स्टैंडर्ड बताता है हमें? ऐसे 200, ओके। अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा स्टैंडर्ड कहता है कि रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकते हो, तो ये भी हमें स्टैंडर्ड 200 ही बताता है कि ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस की वजह से हम ओनली रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर सबको यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स। टोटल 5 प्रिंसिपल्स हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट्स या बेसिक प्रिंसिपल्स टोटल 5 है। फर्स्ट वर्ड आता है इंटीग्रिटी, मीनिंग बता रही हूं अभी। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड वन इज इंडिपेंडेंसी, फोर्थ इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड फिफ्थ इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। आप इनके सिनोनिम्स बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, आपको ये 5 नाम एज इट इज लर्न होने चाहिए, है ना। सबसे पहले समझो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इसका प्रॉपर मीनिंग होता है हिंदी में अखंडता, है ना। अखंडता क्या मतलब होता है इसका इंटीग्रिटी का? सिंपली जो ऑडिटर है ना, वो ऑनेस्ट होना चाहिए अपने वर्क के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? इंटीग्रिटी। आप प्रोफेशनल वर्क करने जा रहे हो, तो वहां पे वर्किंग करते टाइम पे आपका माइंड, आपका दिल पूरा ऑनेस्ट होना चाहिए। आप अपने वर्क के लिए सिंसियर होने चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए। जब ये 3 चीजें एक साथ आ जाती है तो हम इसे कहते हैं इंटीग्रिटी। मीन्स हम हमारा जो मेन ऑनर वाली बात है कि हमारा ऑनर किससे बनेगा हमारे प्रोफेशनल वर्क के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रिटी कहते हैं। क्लियर वर्ड इंटीग्रिटी? यस मैम। है ना। 3 वर्ड्स इसके लिए अपने को याद रखने हैं, ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ
ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अनबायस्ड होना, ठीक है। अनबायस्ड कैसे? आप जो भी डिसीजंस लेंगे आप ऑडिट प्लेस पे क्लाइंट के बिजनेस के लिए या फिर अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए, वहां पे जो भी डिसीजंस लेंगे वो अनबायस्ड होने चाहिए। अनबायस्ड का मतलब पक्षपात वाली चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए। कैसे पक्षपात हो सकता है? मान लो मेरी फ्रेंड की कंपनी है, ठीक है, हमने इंडिपेंडेंसी के अंदर क्या पढ़ा था? रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, और रिलेटेड पार्टी के अंदर ब्लड रिलेशंस कवर किए जाते हैं, फ्रेंड्स आर नॉट रिलेटेड पार्टी, है ना। तो अब मान लो मेरी फ्रेंड की कोई कंपनी है, मैं उसकी ऑडिट करने जा रही हूँ, तो मैं वहां पे अनबायस्ड होकर के काम करूँ, ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर रूल डाला हुआ है कि ऑडिटर हमेशा ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करे, यानी कि वो वहां पे जो भी डिसीजंस ले रहे हैं अपने ओपिनियन के रिगार्डिंग या ऑडिट एविडेंसेस के रिगार्डिंग या फिर किसी भी ऑडिट प्रोसीजर के रिगार्डिंग, वो उसे अनबायस्ड होकर के लेना चाहिए। अगर किसी अनरिलेटेड पर्सन के लिए ऐसी ही सिचुएशन में मैं क्या डिसीजन लेती, इसी सेम टाइप से आपको अगर वहां पे कोई आपका सॉफ्ट कॉर्नर है उस क्लाइंट के साथ में, या फिर मान लो आपका वो फ्रेंड है, तो वहां पे भी आपको सेम सिचुएशन में रह करके ही डिसीजंस लेने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी का सिनोनिम हम ये लर्न रखेंगे कि होता क्या है, ताकि हम वहां पे मैटर लिख सके। मैटर हमें ज्यादा नहीं लिखना है, एक एक लाइंस लिखनी है। तो क्या मीनिंग क्या हो गया ऑब्जेक्टिविटी का? अनबायस्ड। क्लियर सबको? अनबायस्ड मतलब जो हिंदी मीडियम के अंदर है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। कोई भी ओपिनियन ले रहे हो तो, है ना, इम्पार्शियल होने चाहिए एटीट्यूड आपका। क्लियर? यस मैम। इंटीग्रिटी का क्या मीनिंग बताया था मैंने? मैम ऑनेस्टी, सिंसियर ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। नाउ सेकंड बेसिक प्रिंसिपल क्या था हमारा? ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग बायस नहीं होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी है उसे, अनबायस्ड रहना है। नाउ थर्ड पॉइंट है इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ऑडिटर जो भी जजमेंट्स लेता है उसे इंडिपेंडेंट होकर के लेना है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी और की विशेष के अकॉर्डिंग या मैनेजमेंट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उसे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। उसे फ्री रहना है, किस किस से? फ्री फ्रॉम फियर, कोई भी रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पार्टी का उसे ऑडिट नहीं करना है। और वो मनी के लिए, फेवर बोलेंगे इसे, फ्री फ्रॉम फेवर होना चाहिए, है ना। फ्री फ्रॉम फियर, फियर मतलब कोई भी थ्रेट दे रहा है उससे उसे फ्री रहना है। फ्री फ्रॉम फेवर, फेवर मतलब उसे कोई मनी का लालच दे रहा है तो भी उसे फ्री रहना है। और थर्ड पॉइंट, कोई भी रिलेटेड चीज है, रिलेटेड पार्टी का उसे ऑडिट नहीं करना है। ये तो हो जाता है पूरा इंडिपेंडेंसी का मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे हमें बेसिक प्रिंसिपल्स पूछे हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या कि इंडिपेंडेंसी मतलब ऑडिटर का जजमेंट जो है वो किसी भी मैनेजमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। मतलब उनकी विशेष के अकॉर्डिंग हमें हमारे डिसीजंस नहीं लेने हैं, उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमें हमारे डिसीजंस नहीं लेने हैं। हम कब उनके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे? जब हम फ्री फ्रॉम फियर नहीं होंगे, या फिर हमें पैसों का लालच आ जाएगा, या फिर हम रिलेटेड पार्टी होंगे। ठीक है, क्लियर सबको? इंडिपेंडेंस है ना। नाउ फोर्थ बेसिक प्रिंसिपल इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी सबको पता है कि हमें जो भी सीक्रेट्स पता चलते हैं, हमें जो भी इंफॉर्मेशंस पता चलती है जब हम क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शंस को इन डेप्थली एग्जामिन करते हैं कि आप किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, किन पार्टीज को सेल कर रहे हैं, आपके यहाँ पे स्टॉक को कैसे मेंटेन करके रखा जाता है ना। हमें हर एक चीज वहाँ पे पता चलती है। आप मशीनरीज का कौन सा मॉडल यूज में ले रहे हैं, ठीक है।
आपकी यहाँ की स्ट्रेटेजी कैसी है, हर एक चीज आपको इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में पता चलती है। तो आपको इंस्टीट्यूट ने अपने बेसिक प्रिंसिपल्स में बताया है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल करके रखनी है, किसी भी थर्ड पार्टी को आप इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बट आप इसे डिस्क्लोज कब कर सकते हैं, जब हमें कोई लॉ स्पेसिफिकली बाउंड कर रहा है कि आपको ये चीज हमें बतानी ही पड़ेगी। कैसे बाउंड करता है वो मैं समझाती हूँ। जैसे मानो फर्स्ट रूल क्या है, हमें कभी डिस्क्लोज करना ही नहीं है इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ एक एक्सेप्शन दे दिया। क्या एक्सेप्शन? कि अगर कोई लॉ आपको बाउंड करे तो आपको ये इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। अब लॉ मुझे कैसे बाउंड कर सकता है? जैसे मान लो इनकम टैक्स का सर्वे हो रहा है आपके क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर, क्योंकि ऑडिटर के पास भी आ सकता है कि मुझे आपके क्लाइंट के बारे में ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे ऑडिटर को इनकम टैक्स एक्ट बाउंड करता है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर्स को जो भी उनके सर्वे के लिए, रेड के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में है तो आप बाउंड हैं कि आपको उन्हें वो इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे ऑडिट के ड्यूरिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करी थी और उनको मैंने नोट डाउन किया हुआ था, ठीक है। ये जो भी मैं नोट डाउन करती हूँ इसको बाद में बताऊंगी क्या कहते हैं, अभी सिर्फ इतना समझो मैंने नोट डाउन की थी ना। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने नोट डाउन करी, ये इंफॉर्मेशन मैं कभी भी किसी भी पर्सन को नहीं देती हूँ, ठीक है। कोई दूसरा सीए भी आ जाता है मेरे पास में मांगने के लिए कि मुझे दे दो वो इंफॉर्मेशन, तो मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं बाउंड हूँ मेरे बेसिक प्रिंसिपल से कि मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। बट अगर स्क्रूटनी का नोटिस आया है क्लाइंट के पास में, स्क्रूटनी का मतलब आपके ऊपर आपकी बुक्स को और ज्यादा अच्छे से इनकम टैक्स ऑफिसर्स चेक करेंगे, है ना। तो इन दैट केस ऑफिसर ने मुझे कोई लेटर भेजा कि आप अपने नोट डाउन चीजों में से मुझे ये चीजें देख करके बताओ, तो इन दैट केस मुझे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट उस ऑफिसर को वो सारी चीजें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। क्लियर, समझ में आई कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. नॉर्मली आप थर्ड पार्टीज को क्या नॉर्मली आप थर्ड पार्टीज को क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? No, ma'am. नो मैम। बट अगर आपको कोई लॉ बाउंड करता है तो तब देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट है आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, ठीक है। ये क्या बता रहा है आपको कि आपने ड्यूरिंग द जब आप सीए का कोर्स कर रहे थे पर्टिकुलर दैट टाइम पे, और आफ्टर दैट जब आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने बहुत सारी प्रोफेशनल चीजें सीखी है, आपने नॉलेज गेन किया है, एजुकेशन गेन किया है, ठीक है, ट्रेनिंग ली है कहीं पे और बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है। तो जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आपके सामने आ जाती है उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको आपकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस सबको मर्ज करके जितना अच्छा कोई सजेशन आप वहां पे दे सकते हैं या फिर उसका सोल्यूशन आप कर सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन का, वो आपको करना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मतलब योग्यता। आप में योग्यता आती कहाँ से? ये सारी प्रोफेशनल, क्योंकि हम एजुकेशन लेते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं और हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मर्ज करके ही हम किसी सिचुएशन से ओवरकम हो सकते हैं। तो हमें केयर रखते हुए हमें हर जगह पे हमारी कॉम्पिटेंसी और स्किल्स को यूज में लेते हुए उस सिचुएशन से क्या करना है? ओवरकम होना है। क्लियर सबको? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। Yes, एक बार फिर से बता दो। मैं एक बार वापस बता दूं, ये थोड़ा काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपनी लाइफ के अंदर नॉर्मली समझो, पहले अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस पास्ट में आ चुकी होती है ना, और हो सकता है वही सिचुएशंस या उनके जैसी सिचुएशंस हमें फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं मिले, ठीक है।
हमने पास्ट में जो भी गलतियां करी है, लाइक आपने मान लो फाउंडेशन में प्रिपरेशन किया था, वन टाइम में अपन क्लियर नहीं हो पाए, तो हमारे सामने हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया था उस पर्टिकुलर टाइम पे कि हमने क्या मिस्टेक्स करी थी। नाउ नेक्स्ट टाइम के अंदर हम वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, उसके लिए हम में क्या आ जाती है, हम केयर करके वो चीजें से क्या होते हैं, ओवरकम होते हैं, और देन हम नेक्स्ट टाइम के लिए ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। होता है ये हमारी लाइफ में नॉर्मली, किसी भी सिचुएशन में ले सकते हैं हम ये सारी चीजें। सेम चीज प्रोफेशनल करियर में भी होती है ना। आप फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं आता होगा, आपके पास ना तो कोई स्किल्स होंगी, ना ही कोई एज सच कॉम्पिटेंसी होगी, सिर्फ जो थियोरेटिकल नॉलेज आपके पास में है, यानी जनरल एजुकेशन आपके पास में है, सिर्फ वही जनरल एजुकेशन होगा कि हमें ऑडिट एविडेंसेस गैदर करने हैं, हमें इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करनी है। सिर्फ आप अभी ऑडिट पे भेज दो तो आपको सिर्फ इतना ही पता होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपने इस फील्ड के अंदर ट्रेनिंग लिया होगा, तो आपके पास में आपकी कॉम्पिटेंसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इसी कॉम्पिटेंसी और इसी केयर को यूज में लेते हुए आपको हर एक ऑडिट पे डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे मान लो मैनेजमेंट मुझे कह रहा है कि मेरे पास में सिर्फ ओरल एविडेंसेस है या फिर ये फोटोकॉपीज ही अवेलेबल है, आप इन्हीं से अपना ओपिनियन इशू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे डाउटफुल होना चाहिए कि इनके पास में ओरिजिनल कहाँ गए, ठीक है, उनसे क्वेरीज मुझे करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं क्या कर रही हूँ, अपना प्रोफेशनल कैरियर में जितना भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है उसको विदाउट नेग्लिजेंसी यूज किए। ऐसा नहीं है कि उसने मेरे सामने लाके रखी फोटोकॉपीज और मैं रिलाई कर लूँ कि हाँ यार ओरिजिनल का ही फोटोकॉपी होता है, और क्या होगा, चलो मान लो, ठीक है, ठीक है। तो मुझे नेग्लिजेंट होकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, मुझे बहुत ही केयरफुल होकर के अपने प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस अप्लाई करके ही कोई भी डिसीजन लेना है। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, फटाफट से बोलो। Integrity, Integrity, objectivity, confidence, professionally, professional कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, है ना। अच्छा, तो चलिए आइए। मैम ऑब्जेक्टिविटी फिर से बताना एक बार। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अनबायस्ड होने चाहिए। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो इम्पार्शियल एटीट्यूड, यानी पार्शियलिटी नहीं करनी है आपको, इम्पार्शियल एटीट्यूड मेंटेन करते हुए, अनबायस्ड होते हुए आपको फेयर डिसीजंस लेने हैं। ओके मैम। ओके मैम ये एक बार क्वेश्चन भी वापस बता देना। हाँ, क्वेश्चन आपका 2 मैनर में आएगा। नोट्स के अंदर आ जाइए, नोट्स के अंदर लिख लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन राइट डाउन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। ऑडिट के क्या मेन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अकॉर्डिंग टू ऐसे 200 क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑडिटर की गिवन है, ठीक है। दोनों में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपके पॉइंट्स लिखूंगी 5, ताकि एग्जाम डे पे आप लोग इन्हें पढ़ करके जा सके, और इनके लिए एक एक सिनोनिम लिख दूंगी मैं सामने, ताकि हमें याद आ जाए कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या था, ठीक है। एज इट इज कॉपी करूंगी तो नोट्स और नोटबुक में अपना कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। हमें नोटबुक इतना स्लो छोटा बनाना है, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, इंटीग्रिटी क्या मीनिंग बताया था इंटीग्रिटी का मैंने? ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंसियर, और सिंसियर। यस, ठीक है। नाउ सेकंड क्या थी हमारे पास में? ऑब्जेक्टिविटी। Objectivity. क्या मीनिंग था ऑब्जेक्टिविटी का? Unbiased, impartial. अनबायस्ड होना चाहिए, या फिर अगर आपको याद रहे तो इम्पार्शियल एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये कीवर्ड्स रहेंगे, तो ये कीवर्ड हम एग्जाम में पक्का लिख करके आएंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट क्या था हमारे पास में? इंडिपेंडेंसी। है ना। Free from fear, free from favor. Should not work according to the wishes of management, ठीक है। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स हमें मेंटेन करने, तो बेसिक प्रिंसिपल्स में इंडिपेंडेंसी में अगर ये लाइन लिख दी ना, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो 3 चीजें अपने आप आ जाती हैं। आप चाहें तो वो 3 पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, Confidence. इसमें तो हमको ऐसे ही पता चल जाएगा, सीक्रेट रखना है हमें, या फिर शुड नॉट डिस्क्लोज, थर्ड पार्टी, informations before third party, except in case of law required such, laws requirement लिख देते हैं, ठीक है। दोनों चीजें आ गई जो हमें याद रखनी है। हमें इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं करना है, बट हमें करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? जब हमें लॉ ऐसा कहता है। नाउ लास्ट, Professional competence and due care. professional competency and due care. इसमें क्या बताया था मैंने आपको? आपको एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड नॉलेज, 3 चीजें, है ना, यूज लेना है while taking decisions. ओके, क्लियर सबको 5 पॉइंट? Yes, ma'am. ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स पे कौन सा स्टैंडर्ड गवर्न करता है? ऐसे 200, ऐसे 200, है ना। चलो हम एक बार देखो, मैं आप लोगों को शेयर कर दूं ये फाइल बाद में? लास्ट स्क्रीन लाइन शेयर कर दीजिए। मैं बोल रही हूँ फाइल शेयर कर दूं बाद में? मैम लिख लीजिए, बस लास्ट लाइन है मैम। चलिए ठीक है, लिखिए। फाइल में शेयर कर। हाँ, फाइल में शेयर कर दूंगी। हो जाए तब बता देना एक बार। हो गया मैम। डन? क्या मैम? ओके, यस मैम, 1 मिनट। Yes, ma'am. Done. चलो डन। अब नाउ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड, 2 वर्ड जो हमें यूज में कब लेने हैं मैम पहले। एक बार लास्ट वाला दिखा दूं? प्लीज आप फाइल शेयर कर देना बाद में। मैं फाइल शेयर कर दूंगी, दैट टाइम पे आप क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, है ना, ठीक है। जस्ट 2 वर्ड्स हैं आपके जो एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, आ सकते हैं कि इनका मीनिंग समझाओ, ठीक है। और हमें कीवर्ड्स कब ये यूज में लेने हैं,
ठीक है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। 2 वर्ड्स क्या क्या है, एक तो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आप लोगों को याद है कि ये वर्ड आया था, आप लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि मैम ये होता क्या है ना? ठीक है, किसी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट। नाउ स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, पहले ये समझे हम। क्वेश्चनिंग माइंड का होना, किसी भी पर्सन का क्वेश्चनिंग माइंड का होना, उसे बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, स्केप्ट अपने माइंड से रिलेटेड होता है स्केप्ट वर्ड। ठीक है, तो जब भी हमारे सामने कोई अनयूजुअल सिचुएशंस आए या फिर हमारे पास में ऑडिट एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, इन दैट केस ऑडिटर का क्वेश्चनिंग माइंड का होना, एज इट इज चीजों पे रिलाय नहीं करना, उसके माइंड के अंदर अलग अलग